गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन पढ़ा था। आज हमारा इम्पेटस ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि इंग्लैंड से भारत का व्यापार और ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत में अपने पैर पसारने के बारे में जानेंगे। और आज यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से लेकर 1717 तक का इतिहास हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी एक व्यापार करने आए और धीरे धीरे अपने शक्ति में और समृद्धि में प्रसार कर भारत में अपने पांव फैलाए। शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले 1599 ईस्वी में जॉन मिल्टन होल्ट ने स्थल मार्ग से भारत की यात्रा की थी। वह एक व्यापारी था, व्यापार के उद्देश्य से भारत आया था और भारत के बारे में जानकारी इंग्लैंड के कंपनियों को दिया। कई कंपनियों ने मिलकर के एक कंपनी बनाई जिसे 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के महारानी क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ने एक सरकारी आदेश के द्वारा उन्हें भारत से व्यापार करने की इजाजत दी और इसके बाद वह कंपनी भारत की ओर अग्रसर होने के लिए रुक गई। कालांतर में चार्ल्स द्वितीय और जेम्स द्वितीय द्वारा इस कंपनी को कुछ विशेष सुविधाएं मुहैया कराई गई और जब कंपनी भारत की ओर आई तो उसका मुख्य केंद्र भारत नहीं था बल्कि सुमात्रा, जावा और मलाक्का आदि देश थे। क्यों? इसका रीजन था कि उनका इम्पेटस मसालों पर था और इन देशों में मसाले ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन हमारा कंसंट्रेशन भारत से है। भारत की कंपनी कब आई? 24 अगस्त 1608 ईस्वी को पहला व्यापारिक मंडल जो इंग्लैंड के ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आया था वह सूरत के तट पर आया। इस सूरत के तट पर आया। ये भारत का पश्चिमी समुद्र तट है। यहाँ पर आने के पश्चात उन्हें पुर्तगालियों का सामना करना पड़ा। इस कंपनी का नेतृत्व करने वाले थे कैप्टन हॉकिंस, जो 1609 ईस्वी में मुगल दरबार आगरा में जहां पर उस वक्त जहांगीर शासन कर रहा था। जहांगीर के दरबार में हाजिर होकर इजाजत मांगी मगर पुर्तगालियों का विरोध का सामना करने के चलते उन्हें कोई विशेष सुविधा नहीं मिली। तब कंपनी ने दूसरा रास्ता अपनाया। उन्होंने पुर्तगालियों से संघर्ष किया और उन्हें पुर्तगालियों को स्वाल्वी नामक स्थान पर जो सूरत के पास है वहां पराजित किया। और इस पराजय के पश्चात एक बार इन्हें अपने पैर जमाने का मौका मिला और उसी वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ये पहुंचे। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने सूरत में इन्हें अपनी फैक्ट्री खोलने और व्यापार करने के लिए एक इजाजत दी और उसके बाद इन्होंने शुरू किया अपना वाणिज्य और व्यापार भारत में। 1615 ईस्वी में इनकी मदद करने के लिए इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का दूत, जिनका नाम थॉमस रो है, वह जहांगीर के दरबार में आए। काफी उपहारों के साथ उन्होंने जहांगीर के दरबार में अपने राजा का संदेश दिया कि वो व्यापार करने के लिए इच्छुक हैं और इसके आधार पर उन्हें वाणिज्य और व्यापार करने में काफी मदद मिलने लगी। और यही वजह है कि जब 1619 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस भारत छोड़कर इंग्लैंड गया तब तक उसने आगरा, अहमदाबाद और भड़ोच नामक
आगरा, अहमदाबाद और बड़ौच पश्चिमी तट पर व्यापारिक केंद्र खुल गए और ये व्यापारिक केंद्र अंग्रेजों के व्यापार में काफी मदद करने लगे। इन तीनों जगहों का जो नेतृत्व करने वाले थे वो थे सूरत के अध्यक्ष, व्यापार मंडल के प्रशासनिक दृष्टिकोण से और व्यापारिक दृष्टिकोण से सूरत के जो काउंसिल के अध्यक्ष थे उन्होंने एक परिषद के माध्यम से इन पर नियंत्रण कायम किया। 1668 ईस्वी में मुंबई, जिसे कभी बंबई नाम से जाना जाता था, पश्चिमी समुद्री तट पर एक बंदरगाह था। इस बंदरगाह पर पुर्तगालियों का नियंत्रण था। बंबई वास्तव में एक टापू था जिसे भर भर करके आज शहर बना दिया गया है। जब पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन डे ब्रेगांजा की शादी इंग्लैंड के एक राजकुमार से हुई थी, ये दहेज के रूप में इंग्लैंड को दिया गया। चार्ल्स द्वितीय जो इंग्लैंड का राजा था ना, 10 पाउंड वार्षिक, मात्र 10 पाउंड वार्षिक के आधार पर इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया। 1687 ईस्वी में यही मुंबई तमाम अंग्रेजी व्यापारिक फैक्ट्रियों का और केंद्रों का हेडक्वार्टर बन गया। उधर दक्षिण भारत में भी कुछ विकास होने लगा। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने एक कंपनी को फरमान जारी किया जिसे हम गोल्डन फरमान के नाम से जानते हैं। इस फरमान के आधार पर 500 पैगोडा प्रति वर्ष कर देने पर कंपनी को व्यापार करने के लिए इजाजत मिली। 1633 ईस्वी में ये पूर्वी तट पर आगे बढ़ने लगे। बालासोर जो उड़ीसा के पास है और हरिहर जो ईस्टर्न कोस्ट पर है, वहां पर इन्होंने अपने फैक्ट्रियां खोली। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा, जो कभी विजयनगर साम्राज्य का अंग था, वहां के राज परिवार के लोग यहाँ पर थे, चंद्रगिरी के राजा के द्वारा इन्होंने लीज पर इस चेन्नई मद्रास के पास में एक जमीन हासिल किया और वहां पर एक मजबूत किलेबंदी की जिसका नाम उन्होंने सेंट जॉर्ज रखा। सेंट जॉर्ज काफी मजबूत किलेबंदी के कारण दुश्मनों, विशेष रूप से पुर्तगाली और फ्रांसीसियों से काफी सुरक्षित था। 1651 ईस्वी में एक बार पुनः नॉर्थ इंडिया की राजधानी 1691 ईस्वी में शाह शुजा, जो शाहजहां का पुत्र था, बंगाल के नवाब के रूप में शासन कर रहा था, यानी कि बंगाल सूबे का सूबेदार था। उसने कंपनी को एक विशेष रियायत दी और इस रियायत के पीछे एक कारण था कि राज दरबार की एक महिला काफी बीमार हो गई और असाध्य रोग से पीड़ित हो गई। उसे डॉक्टर ब्रिटन, जो एक इंग्लैंड के चिकित्सक ने, उन्हें बिल्कुल स्वस्थ कर दिया और इस के कारण उन्होंने अपनी सहृदयता दिखाई और कंपनी को 3000 वार्षिक के आधार पर व्यापार करने का अधिकार दे दिया। इसके बाद 1651 ईस्वी में ब्रिजमैन के नेतृत्व में हुगली में एक व्यापारी केंद्र बना बंगाल में। 1696 जल्द ही कासिम बाजार और पटना में भी इनकी फैक्ट्रियां खुल गई। पटना जो आज बिहार की राजधानी है, वहां पटना में भी इनकी फैक्ट्रियां खुल गई। 1696-97 में अजीम हुसैन, जो बंगाल का नवाब बना था,
वह बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अपना सूबेदारी का अधिकार रखता था। उसने 1200 प्रति वर्ष रुपये कर देने के अधिकार पर बंगाल में 3 गांव ध्यान दिए। पहला सूतानाटी, दूसरा कालीघाट और गोविंदपुर। सूतानाटी, कालीघाट और गोविंदपुर, इन्हीं 3 गांवों को मिलाकर के कलकत्ता शहर बनाया गया, जिसे आजकल हम कोलकाता बोलते हैं। यहीं पर मशहूर फोर्ट विलियम नामक एक किले का निर्माण किया गया और यहीं पर उनकी फैक्ट्री बनी। 1701 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां बंगाल का दीवान बना, जो अजीम हुसैन के सूबेदार के दीवान के रूप में जाना जाता है। लेकिन मुर्शीद कुली खां एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने अब शक्ति को बढ़ाते हुए अपने आप को बहुत ही पावरफुल बना दिया। 1712 ईस्वी में जब अजीम हुसैन की मृत्यु हो गई तो 1713 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां अपने आप को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। उस वक्त केंद्रीय सत्ता जो दिल्ली में थी वो कमजोर हो चुकी थी। फर्रुखसियार मुगल बादशाह के रूप में एक कमजोर शासक सिद्ध हुआ। उसने एक बहुत बड़ी भूल की, जिसका खामियाजा भारत को 200 सालों तक भुगतना पड़ा, और वह था उसने एक फरमान के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को मुक्त व्यापार करने का अधिकार दिया। यानी कि बिना टैक्स अदा किए हुए, बिना चुंगी अदा किए हुए बंगाल में व्यापार करने का अधिकार दिया। 3000, इसके लिए मात्र 3000 रुपया वार्षिक कर देना पड़ता था कंपनी को, और वह बिहार, बंगाल में बिना चुंगी दिए हुए व्यापार कर सकती थी। इतना ही नहीं, शाही मुद्रणालय का भी प्रयोग कर सकती। इसके अलावा एक और रियायत, 38 गांवों का एक समूह को खरीदने को भी अधिकार दिया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस फरमान को मैग्ना कार्टा समझ बैठी, जबकि फरमान में स्पष्ट था कि जब भी बंगाल का नवाब बदलेगा तो इस आदेश का पुनरावृत्ति होगी, रिन्यूअल होगा। और यही अंग्रेजों की गलतफहमी बंगाल के नवाब से उसका संघर्ष का कारण बनी, और यही से मतभेद शुरू हुआ। आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पलासी। धन्यवाद।